अगर आप आज के डिजिटल वर्ल्ड में होकर इन्फ्लेशन को समझते हो एंड उसके बावजूद आप अपना पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में ही डले रहने देते हो तो आप अपने पैसे की वैल्यू खुद ही गिरा रहे हो। अगर आप इस पैसे को सही से मैनेज करो तो आप इस पैसे पर डेली कुछ इंटरेस्ट कमा सकते हो, कुछ ब्याज कमा सकते हो। अब चाहे वो पैसा 1 लाख हो, 50,000 हो या 1,000 हो। मैं बात कर रहा हूँ लिक्विड ETF की। अब लिक्विड ETF क्या होते हैं, ये काम कैसे करते हैं, आप इसमें पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो एंड सबसे ज़रूरी आपके लिए कौन सा लिक्विड ETF बेस्ट है, देखते रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा नाम है पीयूष। इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी फाइनेंशियल लर्निंग्स आपके साथ शेयर करता हूं। तो लिक्विड ETF क्या है ये हम थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले ये समझाना चाहता हूं कि लिक्विड ETF का यूज़ आपको कब करना है। तो सबसे जो पहला ऑप्शन निकल कर आता है वो आपको तब करना है जब आपका कोई भी एक्स्ट्रा कैश आपके बैंक अकाउंट में डला हुआ है। आपको उसकी नीड इतनी नहीं है लेकिन फिर भी वो आपके बैंक अकाउंट में डला हुआ है। तो सबसे पहला यूज केस ये है कि जो भी आपके बैंक अकाउंट में जो एक्स्ट्रा कैश है उसको आपको लिक्विड ETF में इन्वेस्ट करना है, लिक्विड ETF में रखना है। यहाँ पर आप इस पैसे को आराम से पार्क कर सकते हो और इस पैसे पर हर दिन कुछ ना कुछ इंटरेस्ट कमा सकते हो। दूसरा ऑप्शन है अपॉर्चुनिटी फंड। जब भी आपके पास कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी फंड होता है, फॉर एग्जाम्पल जब भी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा होता है लेकिन हमें लगता है कि अभी सब कुछ महंगा है, लेकिन जब मार्केट नीचे आएगा तब हम इस पैसे को इसमें निवेश करेंगे। तो उस टाइम तक आप इस पैसे को बैंक अकाउंट में रखोगे या आप अपने डीमैट अकाउंट में रखोगे तो बेहतर है आप इस पैसे को लिक्विड ETF में रखो। जिस लिक्विड ETF में आप रखोगे तो वहां से आपको हर दिन कुछ ना कुछ इस पैसे पर ब्याज मिलता रहेगा, कुछ इंटरेस्ट यानी कि कुछ थोड़ी बहुत कमाई होती रहेगी। एंड तीसरा रीजन, जब भी हम अपने इन्वेस्टमेंट से पैसा विड्रॉ करते हैं, अब चाहे वो आगे किसी भी खर्चे के लिए किया हो, तो मोस्टली हम अपना पैसा काफी टाइम पहले ही विड्रॉल कर लेते हैं, तकरीबन 1 या 2 महीने पहले। तो उस इन्वेस्टमेंट से जो विड्रॉल किया है हमने, उस प्रॉफिट को भी, मतलब उस प्रॉफिट वाले पैसे को भी हम यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से जो लिक्विड ETF है ये पूरा रिस्क फ्री है। यहाँ पर आपको ये घबराने वाली बात नहीं है कि मैं पैसा जल्द से विड्रॉल कर लूँ क्योंकि कल मार्केट गिर गया तो मार्केट गिरने का इम्पैक्ट यहाँ पर कुछ नहीं होगा। मतलब अगर रिस्क की कैटेगरी में इसे देखा जाए तो ये सबसे लोएस्ट रिस्क की कैटेगरी में आता है। एंड अगर देखा जाए तो ये FD से भी काफ़ी कम रिस्की हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया जाता है आपके पैसे को। यानी जब आपका पैसा निवेश किया जाता है तो किसी एक ही इंस्ट्रूमेंट में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जाता। यहाँ पर काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स में आपका पैसा बिल्कुल जीरो रिस्क ऐसे कुछ होता नहीं, लेकिन जीरो रिस्क में ही आप मान के चलिए कि आपका पैसा जीरो रिस्क पर आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। एंड जो फोर्थ रीज़न है वो है इमरजेंसी फंड। वैसे तो आप इमरजेंसी फंड को FD में भी रख सकते हो या कहीं और भी पार्क कर सकते हो, और भी कहाँ, या तो FD है या फिर आप लिक्विड ETF में भी इसे इन्वेस्ट कर सकते हो। दोनों में अंतर बस इतना है, वैसे तो FD भी सही ऑप्शन है और लिक्विड ETF भी सही ऑप्शन है, लेकिन FD में जब आप अपना पैसा रखते हो इमरजेंसी फंड वाला, तो जब भी आप FD से पैसा बीच में विड्रॉ करोगे यानी प्री मैच्योर विड्रॉ करोगे तो यहाँ पर एक तो इसका इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो जाएगा, एंड दूसरी चीज जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो उस पर आपको 1% तक पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो लिक्विड ETF में ये केस बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी। आप जब भी अपना पैसा निकालोगे तो सेम उसी इंटरेस्ट रेट पर ही आपका पैसा निकलेगा, जो तकरीबन साल का 6 से 7%, कभी कभी 5% एंड कभी कभी 8% तक होता है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि लिक्विड ETF सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें निवेश करिए तो ही आपको फायदा है। लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, वहाँ पर आप देखोगे। क्योंकि शॉर्ट टर्म में पहली चीज़ तो ये है कि हमें कोई रिस्क नहीं चाहिए होती, हमें उस पैसे की कभी भी नीड हो सकती है। इमरजेंसी फंड के केस में भी हमें उस पैसे की कभी भी नीड हो सकती है। तो इस लिक्विड ETF में हमें सिर्फ वही पैसा रखना है, वही पैसा निवेश करना है जिस पैसे पर हमें रिस्क नहीं लेनी, और उस पैसे की हमें काफ़ी शॉर्ट टर्म में यानी काफ़ी कम टाइम में ही हमें उस पैसे की जरूरत होगी। अब समझते हैं लिक्विड ETF क्या होता है। तो लिक्विड को पहले साइड में रखिए, पहले ETF समझते हैं कि ETF क्या होता है। ETF की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, यानी ये एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाला फंड है। अब हमारे यहाँ पे एक्सचेंज कौन कौन से हैं, एक NSE है, एक BSE है। कोई भी कंपनी आती है तो इन दोनों पर ही लिस्ट होती है, एंड यहीं पर उनके जो शेयर्स होते हैं वो ट्रेड होते हैं, यानी उनकी खरीद बेच यहीं पर होती है। तो अब लिक्विड ETF है, मतलब जो लिक्विड है इसमें आगे वाला जो वर्ड है इसका, तो ETF आपने समझ लिया कि कोई भी फंड है वो एक्सचेंज पर ट्रेड हो रहा है स्टॉक मार्केट में, उसे ETF बोलते हैं। अब लिक्विड जैसा इसके नाम से पता लगता है आपको, ये लिक्विड है यानी कि आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई भी आपके ऊपर पेनल्टी नहीं है और कोई भी आपके इन्वेस्टमेंट में कोई रिस्क नहीं है। इसे लिक्विडिटी की तरह ही ट्रीट किया जाता है, ये काफ़ी लिक्विड होते हैं। तो अब
जब आप इसमें पैसा निवेश करते हो तो अब आपका पैसा निवेश कहाँ किया जाता है अब वो जानते हैं। तो होता क्या है दरअसल कि जब भी बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन्हें काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। मैं टेक्निकल भाषा में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो आपको समझ भी नहीं आ पाएगा, इसलिए काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो होता क्या है, जब भी बैंक्स होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इन्हें काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए यानी 1 दिन, 1 रात, 2 दिन, इस ड्यूरेशन के लिए इनको पैसे की ज़रूरत होती है। तो अब इसके लिए ये कहाँ पर जाएं? इसके लिए इनके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है कि ये इन फंड हाउसेस से वो पैसा उधार ले लेते हैं। उसके बदले में ये जो अपने जो एसेट्स होते हैं, हो सकता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो या ट्रेजरी बिल्स हो, उनको ये उस एएमसी के पास एक तरीके से गिरवी रख देते हैं। मैं काफ़ी आसान भाषा में समझा रहा हूँ। तो इसमें क्योंकि उनके पास पहले से ही उनका जो एसेट है वो गिरवी रखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर रिस्क है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। एंड दूसरी चीज़, काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेते हैं, इसकी वजह से ही इसमें काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट मिलता है, क्योंकि उन्हें काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए और उसमें कोई रिस्क नहीं है। तो रिस्क अगर जहाँ पर कम होगा वहाँ पर रिटर्न आपके काफ़ी कम हो जाएंगे। दैट्स वाई काफ़ी जीरो रिस्क वाली कैटेगरी में आ जाता है। एंड इसी तरीके से जो इसमें जो लिक्विडिटी में पैसा निवेश किया जाता है वो काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए रेंट पर लोन पर दिया जाता है। एंड वो भी काफ़ी रेपुटेटेड बैंक्स को और इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है एंड काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए। एंड बदले में जो चीज़ उनकी गिरवी भी रखी है, तो इसकी वजह से जीरो रिस्क पे काम करता है। ये है पूरा लिक्विड ईटीएफ का स्ट्रक्चर। अब समझते हैं लिक्विड ईटीएफ होते कितने तरह के हैं। तो अगर देखा जाए लिक्विड ईटीएफ 2 तरीके के होते हैं, एक है आईडीसीडब्ल्यू एंड एक है ग्रोथ प्लान। अब आईडीसीडब्ल्यू प्लान में क्या होता है, आईडीसीडब्ल्यू में जब आप किसी भी लिक्विड ईटीएफ में पैसा निवेश करते हो तो यहाँ पर ना लिक्विड ईटीएफ की जो एनएवी होती है, यानी कि जब भी ईटीएफ में जाते हो आप, तो जो प्राइस होती है किसी भी स्टॉक का, वैसे प्राइस बोलते हैं कि इस स्टॉक का 1000 प्राइस है या इस शेयर का 2000 प्राइस है, यहाँ पर उसे एनएवी बोला जाता है, यानी नेट एसेट वैल्यू। तो आईडीसीडब्ल्यू जो प्लान होता है उसमें जो उसकी एनएवी होती है वो एक ही जगह रहती है, यानी वो स्थिर रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें लिक्विड वीस का अगर मैं इसमें एग्जाम्पल लूँ तो उसकी जो प्राइस है वो 1000 फिक्स है, वो 1000 से ऊपर नहीं होती, 1000 से नीचे नहीं होती। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा तो फिर इसमें कमाई कहाँ हुई अगर वो 1000 है तो इसमें कमाई ऐसे होती है, ये उसकी प्राइस को बढ़ाने के बजाय आपके यूनिट्स बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10,000 रुपये लिक्विड बीस में इन्वेस्ट किए, लिक्विड बीस जो है वो निपॉन इंडिया जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसका ईटीएफ है जो मार्केट में ट्रेड होता है। तो लिक्विड बीस एक ईटीएफ का नाम है, ओके, और ये जो ईटीएफ है वो निपॉन इंडिया का है। तो लिक्विड बीस का प्राइस 1000 फिक्स रहता है। तो जब आप लिक्विड बीस में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो बजाय इसका प्राइस बढ़ने के आपके जो यूनिट्स हैं वो बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपये लिक्विड बीस में इन्वेस्ट किए, 1000 प्राइस है, आपके पास 10 यूनिट्स इसके आ जाएंगे। अब जब आपके पास 10 यूनिट आ जाएंगे तो अब इसका प्राइस तो 1000 रहेगा हमेशा। आप जब भी सेल करोगे तो 1000 ही इसका प्राइस मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है 1-2 पैसे का, अदरवाइज इसका जो प्राइस है वो 1000 ही रहेगा। तो अब धीरे धीरे जब आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करोगे तो 10 यूनिट में से इसकी 11 यूनिट हो जाएंगी। तो यानी कि अब आपका 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 1000 रुपये एक यूनिट का प्राइस है। जब आप इन्हें सेल करोगे तो अब इनकी टोटल जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 11,000 निकल कर आएगी, मतलब इसमें आपका 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो इसमें बजाय इसकी प्राइस बढ़ाने के इसके यूनिट्स बढ़ा दिए जाते हैं। तो ये आईडीसीडब्ल्यू प्लान के अंतर्गत जो आते हैं वो ये वाले ईटीएफ होते हैं जिनका प्राइस लिक्विड ईटीएफ होते हैं, जिनका प्राइस सेम रहता है लेकिन उनके बैकग्राउंड में यूनिट्स बढ़ते रहते हैं जो आपको दिखते नहीं है। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा ये तो बढ़िया ऑप्शन है, इसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि इनका जो यूनिट है ना वो बढ़ता है, तो कभी कभी वो आधा यूनिट बढ़ता है। आपने फॉर एग्जांपल ज़्यादा टाइम तक होल्ड ही नहीं किया तो जो यूनिट है वो एक ही आप सेल कर सकते हो मार्केट में। आप आधा यूनिट कैसे सेल करोगे, क्योंकि इसका प्राइस फिक्स है 1000 ही है। तो इसमें होता क्या है, जब भी आप इसमें निवेश करते हो तो हर बार इसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी रह जाती है, आधा यूनिट या काफ़ी छोटा यूनिट रह जाएगा जो उसका पार्ट है। तो पूरा यूनिट नहीं होता जब तक आप उसे सेल नहीं कर सकते। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है वो है ग्रोथ। ये एक शेयर की तरह काम करता है, इसमें डिमांड एंड सप्लाई वाला खेल चलता है, वो मैं समझाता हूँ आपको कैसे। अच्छा, तो जब भी आप ग्रोथ वाले प्लान में निवेश करते हो अपना पैसा, तो इसमें होता क्या है, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, इसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ता है, कुछ कुछ पैसों में धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इसका एग्जांपल अगर लूँ तो आप कोटक बैंक का देख सकते हो या आप ज़ीरोधा का देख सकते हो, जो ज़ीरोधा जो लिक्विड केस के नाम से जाना जाता है मार्केट में, जो लिस्टेड है। अब इसे हम समझते हैं। अगर आपने 10,000 रुपये के अगर फॉर एग्जांपल इसका प्राइस है 100 रुपये,
ठीक है। तो अब आपने इसमें निवेश किया, तो अब इसका एक दिन बाद 100 रुपये 1 पैसे हो जाएगा, फिर 2 पैसे हो जाएगा, फिर 3 पैसे हो जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे इसका प्राइस बढ़ता है। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार स्टॉक मार्केट में तो डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है, अगर ज़्यादा लोग खरीदने आ गए तो इसका प्राइस तो काफ़ी जल्दी बढ़ जाएगा, या अगर ज़्यादा लोग बेचने आ गए तो इसका प्राइस काफ़ी जल्दी गिर जाएगा। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ये होता इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर एंट्री होती है मार्केट मेकर्स की। अब मार्केट मेकर्स कौन होते हैं, अब ये भी एक अपना सवाल है। तो मार्केट मेकर्स जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े बड़े ब्रोकर हाउसेज होते हैं, उनको बोलते हैं मार्केट मेकर्स। तो फॉर एग्जांपल कोई भी एएमसी अपना लिक्विड ईटीएफ लेकर आई ग्रोथ वाला, एंड उसने मार्केट में लिस्ट किया उसे, मतलब एनएफओ के जरिए वो मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। अब काफ़ी सारे लोगों से खरीदेंगे, काफ़ी सारे बेचेंगे, तो यहाँ पे तो डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है। अगर ज़्यादा लोग खरीदने वाले आ गए तो प्राइस उसका बढ़ जाएगा, ज़्यादा लोग बेचने वाले आ गए तो प्राइस उसका घट जाएगा। तो जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस साइड खरीदने का ऑर्डर लगा देते हैं, जो बड़े ऑर्डर लगाए जाते हैं, और इस साइड बेचने का ऑर्डर लगाते हैं, एंड ये डेली ऑर्डर लगाए जाते हैं। तो इनके जो बीच का जो होता है वो एक तरीके से जो सही प्राइस होता है। सही प्राइस क्यों होता है, क्योंकि जो भी फंड हाउस अपना लिक्विड ईटीएफ लॉन्च करता है, मतलब लिस्ट करता है, उसका जो एक होता है वो INAV होती है, जिसे बोलते हैं इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू। ये इसका सही प्राइस है। तो हमेशा आपको, अब जैसे उसे खरीदना है वो हम बाद में अभी देखेंगे, लेकिन आप ये समझिए कि जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो प्राइस को ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होने देते। वो दोनों साइड बड़े बड़े ऑर्डर लगा देते हैं, जो उसका सही प्राइस होता है उस पर ऑर्डर नहीं लगाते। एक साइड कम लगा देंगे, मैं अभी आपको वो भी एग्जांपल के जरिए दिखा देता हूँ, अभी आपको प्रैक्टिकल वे में। तो पहले आप उसे ही देख लेते हैं, तभी आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर जो 113.30 है, यहाँ पर काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर लगा हुआ है। एंड सेम तरीके से अगर आप देखोगे तो 113.32 है, यहाँ पर इसका काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर लगा हुआ है। ये ऑर्डर्स होते हैं मार्केट मेकर्स के। अब क्योंकि यहाँ पर 113.31 इसका सही प्राइस है, ये इसका INAV होगा अगर आप चेक करोगे तो ये चाहते हैं कि 113.31 पर ही आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हों। यही इसका बाइंग प्राइस है, यही इसका सेलिंग प्राइस है। अगर कोई भी मार्केट में कोई भी इंसान ज़्यादा खरीदना चाहेगा तो ये इसे 113.32 पर जो मतलब इसे सेल करेंगे। तो 113.32 से नीचे प्राइस नहीं जाने देंगे, इनके इतने बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर्स लगे हुए हैं। अगर कोई ज़्यादा बेचना चाहेगा तो ये उसे 113.30 से नीचे नहीं जाने देंगे, ये उसे 113.30 पर उसका जितना भी माल होगा उसे खरीद लेंगे। अच्छा, ये आपने इनके ऑर्डर समझ लिया। अब इसमें समझने वाली बात एक और है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आपने ये सोचा होगा कि यार ये तो फिर मार्केट में समाज सेवा कर रहे हैं, इनका क्या फ़ायदा इनमें, इनको क्या कोई कहीं से कमीशन मिलता है? कमीशन नहीं मिलता। अभी आपने जैसा देखा कि अगर ये 1-2 पैसे ऊपर नीचे खरीदते हैं, यानी कि कम पे खरीदेंगे ज़्यादा पे बेचेंगे, तो दोनों तरफ डिमांड एंड सप्लाई बनी रहेगी। जो बीच का प्राइस होता है वो सही प्राइस होता है। तो जो स्प्रेड होता है ना, वही इनकी कमाई होती है, क्योंकि ये कम पर खरीदते हैं। अगर कोई जानबूझ के ज़्यादा मार्केट प्राइस पे खरीदेगा तो इनका जो ज़्यादा वाला मार्केट ऑर्डर लगा है वो सेल हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये उसे ज़्यादा रेट पर माल दे देंगे। अगर कोई बेचेगा मार्केट प्राइस पे तो इनका जो कम प्राइस वाला है वहाँ से इनके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इनको जो बीच का जो स्प्रेड होता है वही इनका पूरा फायदा होता है। तो जो आपके जो AMC होते हैं वो इनके साथ एक तरीके से डील करते हैं कि आप हम लिक्विड ETF लॉन्च कर रहे हैं, आप इसमें लिक्विडिटी बनाए रखना। तो अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि यार ये तो खुद से बाय सेल कर रहे हैं लिक्विडिटी के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा अगर मार्केट में बायर्स आ गए तो फिर यूनिटी खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा होता है, जब भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि मार्केट में निवेश करने वाले ज़्यादा पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, पब्लिक ज़्यादा आ रही है, तो फिर ये जाएंगे AMC के पास, पर AMC को ये पैसे देंगे उसकी INAV वैल्यू के अकॉर्डिंग, एंड उससे वापस से और यूनिट्स खरीद कर ले आएंगे, एंड वो यूनिट्स फिर ये मार्केट में वापस आके सेल करेंगे। तो इसमें एक्चुअली बात यह है कि इसमें अब लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। मार्केट मेकर्स हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लिक्विडिटी की, आएगी भी तो 1-2 पैसे की आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। तो अब आपने समझ लिया लिक्विड ETF हमें कब यूज़ करना है, लिक्विड ETF होते क्या हैं, एंड ये काम कैसे करते हैं। एंड 2 तरीके के लिक्विड ETF होते हैं, एक IDCW जिसमें NAV की प्राइस नहीं बढ़ती, और एक ग्रोथ प्लान जिसकी NAV की प्राइस धीरे धीरे बढ़ती है। एंड दोनों ही केस में ये दोनों ही जो कैटेगरी के जो लिक्विड ETF होते हैं, इनमें मार्केट मेकर्स आके लिक्विडिटी को मैनेज करते हैं। इसकी वजह से इनमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम, प्राइस जो ऊपर नीचे ज़्यादा होगा उसकी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप इन्हें खरीदने जाते हो या बेचने जाते हो तो आपको मार्केट प्राइस पर कभी भी ऑर्डर अपना पंच नहीं करना है। हमेशा आपको एक लिमिट ऑर्डर लगाना है सही प्राइस पर। अब आप सही प्राइस कैसे देखोगे वो मैं अभी आपको स्क्रीन पर बताने वाला हूं कि जब भी आप किसी भी ETF को खरीदने जाओगे तो वहां पर आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, कैसे उसे खरीदना है। उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं कि मार्केट में टोटल कितने ETF हैं, आप उनमें से अपने लिए
कौन सा ETF चूज़ कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको अपना ये डिसाइड करना होगा कि आपको ग्रोथ प्लान में जाना है या आपको IDCW प्लान में जाना है। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि हमेशा ग्रोथ प्लान की तरफ जाइए। IDCW में वो यूनिट वाला प्रॉब्लम रहता है, पूरा यूनिट जब तक नहीं बनता तब तक आप उसे सेल नहीं कर सकते, तो वो जो पैसा डला रहता है वो बेफिजूल का हो जाता है। दैट्स वाई मैं हमेशा ग्रोथ प्लान की तरफ जाता हूँ। अब आपने अगर ये डिसाइड कर लिया है कि आपको कौन से प्लान में निवेश करना है, उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अब वो उनमें से भी कौन सा ETF चूज करना है, आप कैसे ETF चूज कर सकते हो। चलिए, तो मार्केट में जितने भी लिक्विड ETFs थे उनकी मैंने लिस्ट निकाल ली है। उसमें सबसे पहला जो मार्केट कैप जिसका सबसे ज्यादा बड़ा है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया ETF। इसका एक्चुअल नाम है लिक्विड 20, जो निप्पॉन इंडिया है वो इसकी AMC का नाम है, लेकिन ETF का नाम है लिक्विड 20, जिसे काफ़ी पॉपुलर है, इसे काफ़ी सारे लोग जानते हैं। तो इनका मार्केट कैप के अकॉर्डिंग आप इन्हें देख सकते हो कि किसका मार्केट कैप ज़्यादा है, लेकिन मार्केट कैप में अब ज़्यादा अंतर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मार्केट मेकर्स होते हैं, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो अगर आप इन्हें रिटर्न के अभी आप इसमें अभी दोनों हैं, आप ग्रोथ भी देख पाओगे और IDCW है। अगर इनको आपको फिल्टर आउट करना है तो यहाँ पर आप जैसे ही रिटर्न्स को करोगे तो देखो निप्पॉन इंडिया ETF तो आ रहा है, उसका मार्केट कैप भी ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न्स में उसका कुछ शो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने जैसा भी आपको बताया कि इनका यूनिट बढ़ता है, यूनिट का प्राइस नहीं बढ़ता, इनके यूनिट्स बढ़ते हैं। तो इसकी वजह से जो रिटर्न है वो ये बता ही नहीं पा रहा है, क्योंकि इन्होंने रिटर्न नहीं दिए। तो ये जितने भी 0 वाले जो 0% रिटर्न वाले जो ETF हैं ऊपर वाले, ये सारे हैं वो IDCW प्लान के अंदर आते हैं, ये ग्रोथ प्लान नहीं है। अगर आप इसे और रिटर्न वाले ऊपर करोगे तो सबसे पहला जो नाम निकल कर आता है वो है कोटक निफ्टी 1 डे रेट लिक्विड ETF का। तो आपको देखना क्या है, आपको सबसे पहले देखना है इनका ट्रैकिंग एरर और फिर उसके बाद देखना है इनका एक्सपेंस रेशियो। तो अगर कोटक का देखोगे तो एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, एक्सपेंस रेशियो इसका नहीं, सबसे कम है मिराई एसेट का, उसके बाद है कोटक बैंक का, मतलब कोटक के लिक्विड ETF का। एंड ट्रैकिंग एरर अगर आप देखोगे तो ट्रैकिंग एरर भी दोनों का कम ही है। उसके बाद निकल कर आता है जो है, अगर एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखा जाए तो बजाज है, SBI है, ICICI है, जिरोदा है। तो आप इसके अकॉर्डिंग इनको देख सकते हो। अगर ट्रैकिंग एरर भी देखना चाहो तो आप ट्रैकिंग एरर के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। बेसिकली बात इतनी सी है कि आपको वो ETF चूज़ करना है जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो और उसमें ट्रैकिंग एरर कम हो और उसके रिटर्न्स भी अच्छे हों। साल में अगर सबसे ज़्यादा रिटर्न कौन दे रहा है अगर उसे देखोगे तो आपका निकल कर आता है कोटक निफ्टी, कोटक वाला और मिराई एसेट वाला और जिरोदा वाला। तो जिरोदा का लिक्विड केस के नाम से आप इनमें से कोई भी ETF चूज़ कर सकते हो, किसी का प्रमोशन नहीं है। मैं पर्सनली कोटक और जिरोदा दोनों में काम करता हूँ, मतलब दोनों में खरीद बेच करता हूँ, तो मुझे जो भी अच्छा लगता है उसको मैं खरीद लेता हूँ। अच्छा, अब सवाल ये आता है आपको खरीदना कौन सा है, मतलब आपने ये चूज़ कर लिया किस प्लान में जाना है, कौन सा ETF चूज़ किया है आपने, मतलब मुझे ये वाला ETF खरीदना है लिक्विड ETF, लेकिन आपको कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, अब वो जानते हैं। इसके लिए मैं एग्जाम्पल लूँगा जिरोदा का कि आपको अब जिरोदा का लिक्विड केस ETF खरीदना है, यानी लिक्विड ETF खरीदना है, तो अब कैसे खरीदना है अब वो जानते हैं। तो सबसे पहले आपको जिरोदा फंड हाउस सर्च करना है, उसके बाद जो पहला लिंक आ जाएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक्सप्लोर फंड्स पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर ETF का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो अब ये निकल कर आ रहा है लिक्विड केस, जैसा मैंने आपको बताया इसका नाम है लिक्विड केस, लेकिन इसका जो AMC है वो है जिरोदा, यानी कि जो जिरोदा जिसका आप डीमैट अकाउंट भी ओपन करते हो, जैसे काइट के नाम से जानते हैं, तो जिरोदा ने ही अपना लिक्विड ETF लॉन्च किया हुआ है, तो उसका नाम है लिक्विड केस। ये इसके रिटर्न दिखा रहा है, ये इसका AUM दिखा रहा है कि 8,505 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किया गया है निवेशकों के द्वारा। अब इसका INAV देखो 113.31, याद है ना, मैंने उसको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो मार्केट मेकर्स के ऑर्डर लगे थे वो 113.30 पर लगा था और 113.32 पर लगा था। ये काफ़ी हैवी क्वांटिटी में ऑर्डर लगे होते हैं कि ये पूरे ऑर्डर एग्जीक्यूट कोई नहीं कर पाएगा, अगर कोई आ भी गया तो ये और NAV ला के उसे बेच देंगे या उससे खरीद लेंगे। तो अब इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 113.31। अब अगर आपको इसमें निवेश करना है पैसा, आपको ये ETF खरीदना है, तो इसमें जब आप इस ETF को खरीदोगे तो आपको हमेशा लिमिट ऑर्डर लगाना है 113.31 का, क्योंकि यही इसकी सही मायने में नेट एसेट वैल्यू है, यही इसकी सही प्राइस है। हमेशा कोई भी फंड हाउस अपना ETF लॉन्च करता है तो उसकी एक INAV देता है जिससे लोग उसे ज़्यादा प्राइस पर ना खरीदें। क्योंकि आप एक बात समझो, ETF में होता क्या है, ETF में डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है, क्योंकि वो मार्केट में लिस्टेड है। बट मार्केट में वो लिस्टेड है तो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से उसका गेम बिगड़ सकता है। इसकी वजह से मार्केट मेकर्स हमेशा उसकी प्राइस को उसकी INAV के आसपास रखते हैं। तो हमेशा आपको किसी भी ETF में, एक अकेले लिक्विड ETF में ही नहीं, आप किसी भी ETF में निवेश करने जाते हो तो पहले उस फंड हाउस के यहाँ पे जाके उस वाले ETF की आपको INAV देखनी है कि इसकी सही वैल्यू क्या है, इसकी सही प्राइस क्या है। उसी प्राइस पर आपको अपने ऑर्डर पंच करना है, यानी कि आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है, उसके बाद आप उसे बाय कर पाओगे।
लिक्विड ETF में आपको साल के 5 से 7% के बीच में रिटर्न मिलेंगे। इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना मुझे सही नहीं लगता। लेकिन ये जो आपका फ्री पैसा है उसको पार करने का सबसे बेहतर ऑप्शन है। मैं इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि जब भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन ट्रेडिंग में अभी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही तो वो वाला पैसा इसमें रख दिया, कोई एक्स्ट्रा कैश है वो वाला रख दिया। अच्छा, एक दिलचस्प इसमें एक और ऑप्शन निकल कर आता है, क्योंकि मैं जो अपने सारे खर्चे हैं वो क्रेडिट कार्ड से करता हूँ, तो क्रेडिट कार्ड वाला जो पैसा बैंक अकाउंट में फ्री डला है 1 महीने से लेकर मतलब 30 से 45 दिन तक, उस पैसे को तब तक लिक्विड ETF में पार्क कर देता हूँ। जब भी क्रेडिट कार्ड की जो ड्यू डेट होती है उससे 2-4 दिन पहले निकाल के उसका पेमेंट कर देता हूँ, तो उस पैसे पर भी आप इंटरेस्ट कमा सकते हो। इसमें हर दिन कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। इसके बावजूद अगर आपका कोई भी सवाल रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो। मैं सारे कमेंट सेक्शन में आपके सवालों का जवाब दूंगा। इसी के साथ वीडियो एंड करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।